भट्टे पर मजदूर काम करते हैं उन लोगों के बारे में आप लोगों ने एक पहल की कोशिश की है और उनकी समस्याओं के बारे में भी आप लोगों ने सोचा। तो जैसा बता रहे थे अभी इससे पहले तो बोल रहे थे कि जेंडर अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि महिला और पुरुष की समस्याएं एक तरह की है। जाहिर सी बात है इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत होती है कि जो महिलाओं की समस्याएं हैं और जो महिलाओं से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं उसका कैसे हल निकाला जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो योजनाओं के बारे में है, क्योंकि ये जो के श्रमिक हैं निर्माण श्रमिक में आते हैं, तो हमारे लेबर डिपार्टमेंट से निर्माण श्रमिकों के लिए ढेर सारी योजनाएं चलती हैं। इसमें उनकी बच्चियों की शादी होने पर 55,000 रुपये दिए है, बच्चा पैदा होने पर पैसा दिया जाता है। और भी इसके अलावा हमारे यहाँ एक कंडीशनल मतलब ये बात योजना चलती है, अगर जिसमें जैसे किसी भी बच्चे के जो माँ बाप हैं वो अनाथ हो गया है, नहीं है या वर्किंग है दोनों और ज़मीन वगैरह कुछ भी नहीं, उसको भी हम लोग शामिल कर लेते हैं। बस समस्या ये आती है कि यहाँ पे जो बच्चे के श्रमिक आते हैं ये अन्य प्रदेशों को लेते हैं। इनका मान लीजिए यहाँ पे वो कर लिया गया, वहाँ के बच्चे का जो भी मालिक है उसका एड्रेस देकर हम लोगों ने उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया, लेकिन वो ऐन वक्त की जब उन्हें ज़रूरत होती है तो उसका लाभ नहीं ले पाते क्योंकि वो वहाँ से पलायन कर चुके होते हैं। फिर उनके नंबर रहते हैं नहीं रहते हैं, नंबर चेंज हो जाता है, कुछ भी हो जाए उनसे संपर्क नहीं हो पाता है। क्योंकि कोरोना काल में जब हम लोग ये 1,000 रुपये की सहायता धनराशि दे रहे थे, ये बहुत बड़ी समस्या है। इवन जो ये हमारी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है जिसमें भी ये बाहर से झारखंड और बिहार और इधर उधर से लोग आते हैं, उनका बहुत रजिस्ट्रेशन हुआ है। जौनपुर में भी हुआ है, उस समय में बनारस था, बहुत रजिस्ट्रेशन हुआ। जब उन लोगों को खोजने की कोशिश की गई किसी संपर्क नहीं। तो जैसे अभी इसमें एक ये चीज़ होनी चाहिए जो मतलब सुधार होते हैं, जैसे राशन कार्ड में चल रहा है, हमें लगता है कि अब वो समय है कि मतलब इस तरीके की चीज़ें हों, क्योंकि इतना ज़्यादा पलायन होता है मज़दूरों का, इस स्टेट के दूसरी जगह जाते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम जो ईंट भट्टे में नियोजित हैं वो मैक्सिमम झारखंड, छत्तीसगढ़ और अगल बगल के स्टेट से आते हैं ज़्यादातर, अपने यहाँ के लोग तो कम ही होते हैं। तो इस टाइप का हो एक पहल रहे जो मतलब और उच्च लेवल तक जाने की ज़रूरत है। हालांकि हम लोग भी विभागीय जब भी ये बैठकें होती हैं तो इसमें मुद्दा गाहे बगाहे उठता रहता है कि ऐसा इस तरीके का श्रमिक कार्ड वो बने कि जो मतलब किसी भी स्टेट में हो, भले यहाँ पे पंजीकृत हुआ है तो उसको लाभ मिल सके। तो एक ये इशू है जो हमें समझ में आता है कि उनके जो भी है जीवन स्तर में इससे सुधार हो सकता है। अदरवाइज ये विभाग की जो योजनाएं चलती हैं उसका लाभ उनको मिल नहीं पाता है। दूसरा जो है ये परिवार के साथ आते हैं, छोटे बच्चे भी रहते हैं उनके साथ, जो वहीं पे आसपास खेलते ही रहते हैं और कई बार शिकायतें भी आती हैं और उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो इस मामले में भी अभी 2-4 मेट्रो में हम लोगों ने विभाग की तरफ से कोऑर्डिनेशन करके, बदलापुर का मैटर था, उन लोगों का बगल के स्कूलों में एडमिशन कराया। तो अगर आप लोग काम कर रहे हैं इसमें, इस क्षेत्र में, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ भी आप जाते हैं, जैसे अब आगे से आप लोग अगर विजिट करते हैं भट्टों का, तो इस पर एक फोकस रहे। जो मेरा ये सुझाव है कि जो भी उनके फैमिली के बच्चे हैं जो वहाँ पे खेलते रहते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, उनका कोशिश करके वहाँ पे अगर कोई समस्या आती है तो हमारे विभाग को भी बताइए। बीएसए से लेकर या एबीएस से जो भी कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा वो हम लोग अपने लेवल से कर लेंगे, उनका समझा बुझा के, क्योंकि जल्दी लोग तैयार नहीं होते हैं स्कूल भेजने के लिए। उनका वही रहता है कि बच्चा उनकी आँख के सामने खेल रहा है तो उसी में सेटिस्फेक्शन रहता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि वो फिर इसी वही दुष्चक्र में ना आए गरीबी के, पढ़ लिख लें तो सही रहेगा, कुछ और बेटर कर पाएंगे। तो जब भी जाइए इस पर बहुत फोकस रहे कि उनको जोड़ा जाए शिक्षा से, और उनके माँ बाप से बात करके जो वहाँ पे रहते हैं और बगल के स्कूल से बात करके अगर बात करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि जितना ये बेसिक शिक्षा में है उनका भी ये रहता है कि कोई बच्चा ड्रॉप आउट ना रहे, है ना, भले वो बाहर से आया हुआ है, उनके आसपास रह रहा है। तो अगर आप लोग लेके जाएंगे तो ज़रूर कोऑर्डिनेट करेंगे वो लोग और उनका एडमिशन भी होगा। तो एक दो चीज़ें हैं जो मतलब विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। एक तो शिक्षा वाला हो गया, दूसरा ये है कि अभी जब तक ये है कि नहीं हो पा रहा वन नेशन टाइप का कुछ भी, तो उनका कम से कम, क्योंकि वही रिपीट करते हैं मजदूर, एक भट्टे पर कई
मतलब अक्सर यही होता है कि जो इस साल काम किया वही अगली साल भी काम करता है, तो उनका रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम हो जाए। हम लोग अक्सर कैंप भी लगवा के करते हैं, लेकिन जो बेसिक समस्या आती है कि उनके पास आधार कार्ड वगैरह नहीं होता है। अभी बीच में हम लोगों ने कई भट्ठों पर कैंप लगा के करवाया भी था। तो एक ये भी रहे कि उनका CSC से होता है, हर जगह अब CSC हो गई है, तो उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए श्रम विभाग में। तो इससे ये रहेगा कि अगर वो अगली साल रिपीट करके आ रहे हैं तो उनको योजनाओं का हमारे विभाग द्वारा संचालित जो है वो लाभ मिल जाएगा, तो उससे उनको कुछ और हेल्प मिल जाएगी। बाकी इस बारे में और भी चीज़ें हैं जो डीप लेवल पे हमारे श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, ये भी प्रकाश डालेंगे आपको। थैंक यू। लेकिन अटल आवासीय वाले इलाका उनको लाभ नहीं मिल पाएगा, अभी सर क्या है इसमें आगे जोड़ते हुए सर वो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट था मैंने लगातार जो पढ़ा इसको। देखिए, श्रमिकों की 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। एक श्रेणी है संगठित मजदूरों की, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर, और दूसरी श्रेणी है असंगठित मजदूरों की, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। अगर उदाहरण के लिए मैं कहूं कि भारत में 100 वर्कर हैं, तो 100 वर्कर में मात्र 8 वर्कर संगठित क्षेत्र के वर्कर हैं, और लगभग 90 मौलिक दिए गए टूल्स हैं स्ट्राइक का आह्वान कर सकती है। तो जो संगठित श्रेणी के मजदूर हैं उनको सामान्य तौर से उनके सारे अधिकार आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, और उनकी जो वर्किंग कंडीशन होती है वो भी अच्छी होती है। आदर्श तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छी होती है। लेकिन हैं जिनके आधार पे आप कहेंगे कि ये असंगठित मजदूर हैं, उसमें सबसे पहली विशेषता है कि उनके काम करने का स्थान फिक्स्ड नहीं है, डिटरमिन्ड नहीं है, निर्धारित नहीं है कि ये रोज वहीं काम करने जाएगा। आज यहां काम कर रहा है, कल उसके काम की जगह कोई दूसरी होती। दूसरा, उसका मालिक फिक्स्ड नहीं है। आज राम के यहां काम कर रहा है, कल मोहन के यहां काम करेगा, परसों उसका मालिक श्याम होगा। तीसरा, उसके अधिकारों की मांग करने के लिए, उसके अधिकारों की लड़ाई के लिए कोई एसोसिएशन, कोई ट्रेड यूनियन, कोई उसका संगठन नहीं होता है। अनपढ़ तो होते ही हैं, खैर बाकी और जो कमियां हैं वो तो रहती हैं। तो आप जिनके लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वो 100 में वही 92 मजदूर हैं जो कि असंगठित श्रेणी के हैं, और सामान्य शब्दों में कहें तो जिनका कोई गॉड फादर, माई बाप नहीं होता है। तो आपको उनका गॉड फादर बनना है, या उनको इस लायक बना देना है कि कम से कम अपनी बात वो खुद कर सकें। तो एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा काम है, और ये बिल्कुल आसानी से होने वाला काम नहीं है। तो जितना एफर्ट इसमें आपको करना पड़ेगा, उसकी आप महत्ता को, उसकी गंभीरता को आप समझ सकते हैं कि 100 में 92 लोग हैं जो पीड़ित हैं, और उनको आपको निकालना है, उस लेवल पे लाना है जहां से वो मेन रोड पे आ सके। अभी तो खैर वो गड्ढे में है। अब आइए स्पेसिफिक मैं बात कर लेता हूं भट्ठा मजदूरों की। भट्ठा का जो काम है, भट्ठा जो उद्योग है, अगर आप मालिक से पूछेंगे तो कहेगा साहब ये तो सीजनल उद्योग है, हम लोग 4-6 महीने काम करके किसी तरह से अपने आप को बचाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, और हमने लाखों मजदूरों को रोजगार दे रखा है। सहमत है ना? भट्ठा सीजनल उद्योग है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन के लिहाज से, बिक्री के लिहाज से नहीं। सेल्स का जो काम है भट्ठे का, वो 12 महीने चलता है जब तक उसके भट्ठे पे ईंटें उपलब्ध हैं। प्रोडक्शन के लिहाज से ये सीजनल काम है, और मौसम पे डिपेंड है काफी हद तक। इसमें समस्या ये है कि इस मौसम में भट्ठे का काम होता है जो मौसम काम करने के लिए बहुत सूटेबल नहीं होता है। जाड़े में भट्ठे का बहुत सारा काम नहीं होता है, बारिश के मौसम में बहुत सारा काम नहीं होता है। तो जो प्रतिकूल मौसम है, गर्मियों का मौसम, लू का मौसम, जिसमें प्रचंड गर्मी पड़ती है, जिसमें आपकी वर्किंग एफिशिएंसी भी कम हो जाती है मजदूरों की, और उनके बीमार होने का खतरा, रिस्क बढ़ जाता है, ऐसे मौसम में भट्ठे का काम होता है।
और ओपन होता है, कोई शेड नहीं है। कई बार ये कहा जाता है कि कम से कम वृक्ष ही लगवा लो भाई। सरकार की ओर से वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है, पौधे निःशुल्क मिल जाते हैं, तो भट्ठे पे पौधे ही लगा लो। तो जिस मात्रा में भट्ठे पर पौधे लगने चाहिए उतनी मात्रा पे वृक्षारोपण आपको किसी भट्ठे पे नहीं मिलेगा। रेयर केस में अगर कोई मालिक बहुत अच्छा है तो शायद उसने कर रखा हो। तो एडवर्स कंडीशन में, बुरी स्थितियों में मजदूरों को काम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। काम का नेचर ऐसा है कि वो शेड नहीं मिल पाएगा। जब शेड नहीं मिल पाएगा तो बिजली, पंखे और किसी और सुविधा की बात भूल जाइए। अब आता है कि भट्ठे पे किसी भी आदमी के काम करने के लिए, किसी भी मजदूर के काम करने के लिए कुछ न्यूनतम सुविधाओं की आवश्यकता होती है, और वह न्यूनतम सुविधाएं उसका मौलिक अधिकार है। कोई भी आदमी अगर किसी से काम करवाएगा तो वो एक दिन काम करवाए या एक महीना काम करवाए या एक साल काम करवाए, जो न्यूनतम मौलिक सुविधाएं हैं वो उसको अपने मजदूर को देनी होती है। अब उन मौलिक सुविधाओं में क्या होगा कि मजदूर के पास रेस्ट करने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर मजदूर वहीं पे रह रहे हैं तो उनके रहने की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, और रहने के साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं जैसे कि साफ सफाई के लिए, यूरिन के लिए, शौचालय के लिए और सुरक्षा, तो इन न्यूनतम सुविधाओं को मजदूरों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उसके नियोक्ता की होती है, मालिक की होती है। अब आप जब भट्ठे पर जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि मालिक ने मजदूरों को रहने के लिए सुविधा बना रखी है, दे रखा है। कहीं पे झोपड़ी मिल रही है, कहीं पे हट्स कहते हैं उसको। कुछ की हालत ठीक होती है और कुछ की हालत नारकीय होती है। पहले के जमाने में गुलामों को जो दिया जाता था उस तरह की व्यवस्था मिल जाएगी। पीने के पानी के लिए व्यवस्था होती है लेकिन वो सफिशिएंट कही जाएगी ऐसा नहीं है। शौचालय की व्यवस्था रेयर केस में किसी भट्ठे पे आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलती है। सुरक्षा अपने भरोसे होती है, जिसको आप राम भरोसे कह सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि भट्ठा मजदूरों की कार्य की दशाएं अच्छी हैं तो संभवतः ऐसा नहीं है। हमने अपने निजी निरीक्षण में यह पाया है कि बहुत सारे भट्ठों पर इन सुविधाओं में सुधार की जरूरत है, सुधार की गुंजाइश है और वो होना चाहिए। और हम लोग इस चीज के लिए भट्ठा मालिक से रिक्वेस्ट भी करते हैं, कहते भी हैं। कहने को भट्ठा मालिक जरूर दावा करते हैं कि सर मैंने फ्री में दे रखा है इनको आवास, पीने की सुविधा है, पानी की सुविधा है, जलावनी लकड़ी में देता हूं इनको, जाड़े के मौसम में खाना बनाने के लिए लाइट हमने प्रोवाइड करवा रखी है, और अगर छोटी मोटी बीमारी होती है तो मेरा डॉक्टर आता है, इनको ट्रीट करता है, इनको दवा देता है, और अगर बीमारी गंभीर होती है तो हम इनको नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पे या नज़दीक के मार्केट में भेजते हैं, पैसा दे करके भेजते हैं ताकि इनका इलाज हो सके। तो भट्ठा मालिक जो दावा करते हैं कि हमको ये सुविधाएं हम इनको देते हैं, उस दावे के बारे में मैंने बतला दिया। आदर्श स्थिति नहीं होती है भट्ठे पे काम करने की, उसमें बहुत सुधार की जरूरत है, और सुधार दो तरफा होने की आवश्यकता है। सिर्फ भट्ठा मालिक अगर सुविधाएं प्रदान कर देगा तो उससे इनके स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार तब तक नहीं होगा जब तक मजदूरों में भी अपने अच्छे स्वास्थ्य को लेकर के, अपने वर्किंग कंडीशन को लेकर के, अपने रहने की जगह को लेकर के, साफ सफाई और अपनी व्यक्तिगत जो हाइजीन होती है उसको लेकर के जागरूकता नहीं होगी। तो हमको, आपको, मजदूरों को भी ये बताने की जरूरत है कि तुमको भी व्यक्तिगत रूप से अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम करना पड़ेगा। जो माहौल मिलेगा उसको और बेहतर करने की जरूरत है। और मुझे खुशी होती है उनको देख करके, जो झारखंड के वर्कर आते हैं, आप उनके झोपड़ों की सफाई का लेवल देखेंगे और लोकल लेबर के जो सफाई का लेवल है तो आप समझ जाएंगे कि ये आदिवासी वनवासी है
और ये यहीं के लोकल लेबर होंगे। तो यहाँ के मजदूरों में भी सुधार की जरूरत है, खासतौर से सफाई को लेकर के। और व्यक्तिगत सफाई वह विषय है जिसको आप कम्युनिटी में सबको बतला करके बहुत ज़्यादा सुधार नहीं ला सकते हैं। इसमें इंडिविजुअल लेवल पे एक एक आदमी को टीच करना पड़ता है, एक्टिव करना पड़ता है। और मुद्दा है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत मुझे लगती है, और वो है नशा के संबंध में जागरूक करना। आप सब लोग सहमत होंगे, मजदूरों की, खासतौर से भट्ठा मजदूरों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा शराबखोरी की भेंट चढ़ता है। और बहुत सारे जगहों पे, अब तो खैर थोड़ा सा प्रशासन सक्रिय है तो अवैध शराब नहीं बनती है, अदरवाइज भट्ठों पे अवैध शराब बनाने का चलन रहता है। और नकली शराब पीने से बहुत सारी मौतें होती रहती हैं या उनका स्वास्थ्य एडवर्सली इफेक्ट होता है भट्ठे मजदूरों का। तो आपको इस एस्पेक्ट को भी देखना है कि जो तुम ये मेहनत से कमा रहे हो, इसको कृपा करके ऐसे कामों में व्यय मत करो, उनका दुरुपयोग मत करो जिससे भविष्य में तुम्हें नुकसान हो, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का भी नुकसान हो। और जो स्थिति तुम्हारी बनी हुई है 20 साल से, पथाई मजदूर जो है वो पथाई मजदूर का ही काम कर रहा है। हेड जो है अपने आप को ज़्यादा पैसा देता है, हालांकि वो मंथली है और बाकी लोगों को उससे कम मिलता है। तो खैर ये जूनियरिटी, सीनियरिटी और टेक्निकल स्किल्स का मैं मान लूँगा, लेकिन निकासी के काम में और पथाई के काम में, इन दो कामों में ठेकेदारी प्रथा या बिचौलिए का जो रोल है वो बड़े लेवल पे है। इसी से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट है महिला और पुरुष मजदूर का। ये सच है कि भारत में बहुत दिनों तक महिलाओं को एक ही काम के बदले पुरुषों से कम मजदूरी मिलती थी। और आप सब लोग गांव से हो, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं। तो जब मैं बहुत छोटा था, तो जब कभी हमारे घर भी काम होता था, तो अगर किसी मजदूर को 50 रुपए मिलते थे जो मेल है, तो महिला मजदूर को लगभग दिन भर उतना ही काम करने पे 40 रुपए की दर से मजदूरी मिलती। उसके पीछे सोच ये था कि महिला उतना काम नहीं कर पाएगी जितना कि मर्द मजदूर करता है। सरकार ने कानून बना करके इस प्रथा पे रोक लगा दिया है, इस प्रथा को खत्म कर दिया गया है। और अब कानून कहता है कि एक ही प्रकार का काम करने वाले पुरुष और महिला मजदूर को एक ही प्रकार की मजदूरी दी जाएगी। मजदूरी में लिंग को लेकर के कोई भेदभाव किया जाना अपराध है। तो अगर पुरुष और महिला एक ही काम को कर रहे हैं तो मजदूरी में कोई अंतर नहीं किया जाए, पुरुष की मजदूरी दोनों की बराबर है। पथाई के काम में भी महिला और पुरुष की मजदूरी बराबर है। अगर महिला चूंकि पीस रेट पे काम है तो मालिक को कम देने से कोई कम करेगा तो कम मिलेगा, महिला मजदूर भी कम करेगी तो कम मिलेगी, क्योंकि ये काम पीस रेट पे होता है। रही बात एडवर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या होता है, मैं फिर बतला देता हूं। सांचे से जो ईंट निकल गई वो मजदूर के अकाउंट में काउंट हो जाती है। फिर वो ईंट गल जाए, बह जाए, बारिश आ जाए, भूकंप आ जाए, चाहे जो लॉस हो, वो लॉस मालिक का होता है, मजदूर का नहीं। तो बिल्कुल क्लियर हो जाइए, अगर मजदूर ने सांचे से ईंट निकाल दी, करो, सुबह करो, शाम करो, जब करोगे तुम्हें मिलना पैसा उतना ही है। अगर तुम दोपहर में अपनी जान भी दे दोगे तब भी भट्ठा मालिक तुम्हें मजदूरी वही देगा। तो उनको बतलाइए कि उस समय वो काम करें जब लू न चले, टेम्परेचर कम हो, और वैसे समय में आराम करें छायादार जगह पे या अपनी झोपड़ी में जब लू चलती हो। भट्ठे मालिक से भी कहा जा सकता है कि अपने भट्ठे पे 2-4 इलेक्ट्रॉल के पैकेट्स जरूर रखें इमरजेंसी के लिए, मुनीम की कस्टडी में। और अगर आवश्यकता लगती हो तो अपने मजदूरों को इलेक्ट्रॉल का घोल या कुछ नहीं तो गुड़, पानी, नमक यही रख लें, इसी का घोल शरबत के रूप में पिला दिया करें घंटे 2 घंटे पे। और अगर भट्ठा मालिक के करने में आनाकानी भी करता है, कभी करता है कभी नहीं करता है, कभी ताले में बंद है, मुनीम नहीं है, तो आप मजदूरों को ये जरूर बतला दीजिए कि इस समय पानी का सेवन करें, पानी पीते रहें,
काम के नशे में, काम के जोश में पानी पीने से इनकार न करें, न उसको छोड़ें। और कुछ नहीं तो अपने पास गुड़ रखें, थोड़ी नमक रखें, और जब भी लगे कि बॉडी में पानी की कमी हो रही है तो उसका सेवन कर लें। तो सिर्फ इतना कर लेने से, कच्चे प्याज का फार्मूला भी वैज्ञानिक ध्यान में रख करके वो काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तभी वो अच्छा काम कर पाएंगे। वरना बीच बीच में अगर वो बीमार पड़ते रहेंगे तो आपको पता है ना कि भट्ठा मालिक अगर मजदूर 4 दिन बैठ भी जाए भट्ठे पे तो उसे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। उसे लगेगा कि साहब कुछ काम का नुकसान मेरा हो रहा है, पात्रता तो ईंटें आती है, और क्योंकि मजदूरी उसे नहीं देनी है। तो पथेरा 10 दिन भट्ठे पे बैठे, भट्ठे मालिक का कोई लॉस नहीं है काम के अलावा, क्योंकि उन 10 दिनों में उसे उसको चवन्नी नहीं देना होगा। रियायत करके वो खर्चा उसको खुराकी कुछ दे देगा, चलो भाई राशन पानी है कुछ कर लो। तो अगर भट्ठे के मजदूर बीमार पड़ते हैं तो उनके वर्किंग डे का लॉस होता है, उस दिन की पूरी कमाई उनकी चली जाती है। तो जितने दिन वो स्वस्थ रह करके काम करेंगे उतना उनके लिए फ्रूटफुल होगा, उपयोगी होगा।